इनकम टैक्स विभाग ने आम आदमी पार्टी की ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई है। इनकम टैक्स विभाग की सिफारिश के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि पंजाब और गोवा में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है, इसीलिए मोदी जी चुनावों से ठीक पहले ऐसे डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आयकर विभाग ने जांच में पाया था कि आम आदमी पार्टी ने चंदे में मिले 27 करोड़ रुपए की फर्जी ऑडिट रिपोर्ट फाइल की थी। आयकर विभाग ने कहा था कि आम आदमी पार्टी ने 2013 और 14 और 2014 और 15 में जो जानकारी दी थी उसमें अनियमितता पाई गई है। वो कहते हैं हम तो करप्शन को खत्म करने के लिए ही यहाँ जन्म लिया है, और अगर ये खुद करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। और अगर वो कह रहे हैं कोई प्रावधान है पार्टी को ही डिनोटिफाई करने का, तो जरूर होनी चाहिए साहब, इसमें क्या है। उत्तर प्रदेश के पहले दौर के लिए सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने आगरा में रोड शो किया। अखिलेश यादव ने फिर सरकार बनाने का दावा किया। ये साथ उत्तर प्रदेश में दोनों की कांग्रेस और समाजवादियों की सरकार लाएगा। वहीं चुनाव प्रचार के लिए मेरठ पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश सरकार को नाकाम बताया। अमित शाह ने कहा कि राज्य में 200 से ज्यादा दंगे हुए, लेकिन कार्रवाई एक तरफा हुई। 5 साल में 200 से ज्यादा जगह पर दंगे हुए हैं और दंगे के अंदर एक तरफा कार्यवाही। मायावती ने भी मुजफ्फरनगर में यूपी में बद से बदतर होती कानून व्यवस्था और दंगों का मुद्दा उठाया। मायावती ने कहा कि उनकी सरकार आई तो लोगों को पलायन नहीं करना होगा। मेरी सरकार में कांग्रेस बीजेपी व सपा के शासनकाल की तरह यहाँ के लोगों का इस बार भी पलायन नहीं होने दिया जाएगा। यूपी के पहले चरण का चुनाव 11 फरवरी को है, जिसके तहत पश्चिमी यूपी की 73 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने आज इलाहाबाद से नामांकन भरा। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के एक्सपेरिमेंट बॉय हैं और मोदी ने उन्हें इलाहाबाद के विकास के लिए भेजा है। भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का एक ही मुद्दा है जिसके लिए मुझे भेजा है, और मैंने आज अपने भाषण में भी कहा मैं एक्सपेरिमेंट बॉय हूँ। मोदी जी ने भेजा है उस क्षेत्र में भेजा जहाँ विकास नहीं है, पिछड़ापन है, जहाँ पे जातिवाद है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि यूपी में गुंडों की सरकार है और बीजेपी की सरकार बनने के बाद 40,000 गुंडों को जेल भेजा जाएगा। इसके लिए यूपी के माफियाओं की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। नागालैंड में महिलाओं को आरक्षण के खिलाफ भड़की हिंसा के बाद सेना को तैनात कर दिया गया है। इसके बाद राजधानी कोहिमा और दीमापुर में हालात काबू में हैं। मुख्यमंत्री TR जेलियांग ने भी लोगों से शांत रहने की अपील की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों के साथ मिलकर विवाद को सुलझाए। सबको भी हम अपील करना चाहते हैं कि सरकार के साथ बैठ करके बात करें और जो भी निर्णय होगा वो मिलजुल करके निर्णय करना चाहिए। नागालैंड में शहरी निकाय चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का विरोध हो रहा है। मंगलवार को आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 2 युवाओं की मौत के बाद विरोध हिंसक हो गया था। गृह मंत्रालय भी इसका संज्ञान लिए हुए, हमें विश्वास है कि जल्दी वहां पर अमन और शांति बहाल हो जाएंगे। महिलाओं को आरक्षण का विरोध कर रहे आदिवासी समूह का कहना है कि इससे उनकी पारंपरिक व्यवस्था पर असर पड़ेगा। नोटबंदी के दौरान गैर कानूनी ढंग से पुराने नोट बदलने के मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने ये चार्जशीट एक्सिस बैंक के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ दाखिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने नोट बदलने के मामले में दिल्ली के कनॉट प्लेस और नोएडा के सेक्टर 51 में छापेमारी की थी, जिसके बाद 20 फर्जी कंपनियों में करीब 60 करोड़ से ज्यादा रुपए डाले जाने का खुलासा हुआ था। उससे पहले दिल्ली की चांदनी चौक और कश्मीरी गेट ब्रांच में इनकम टैक्स विभाग ने छापे मारे थे। गैर कानूनी ढंग से नोट बदलने और संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में एक्सिस बैंक के 24 कर्मचारी सस्पेंड किए जा चुके हैं। गोधरा कांड के बाद गुजरात में भड़के दंगों के एक केस में सभी 28 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। गांधीनगर की अदालत ने सभी आरोपियों को ठोस सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सभी आरोपियों पर कलोल तालुका के पलियाट गांव में दंगे फैलाने, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप था। इस मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों ने आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया था। नोएडा एक्सटेंशन के DPS वर्ल्ड स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची गजल की मौत के बाद स्कूल पर लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। इसकी CCTV फुटेज हॉस्पिटल और स्कूल से कलेक्ट की गई। जी। कलेक्ट करने के बाद
अभी तत्काल FIR पंजीकृत किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। आज बच्ची के माता पिता ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। परिवार ने स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्कूल प्रशासन पूरी उस वारदात पे पर्दा डाल रहा है। बच्ची बीमार थी, बच्ची को पहले से कोई मेडिकल हिस्ट्री थी, इस तरह प्रशासन लगा हुआ है। स्कूल के प्रिंसिपल ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि गजल को पहले भी सिरदर्द की शिकायत रहती थी। उसने जाके अपनी क्लास टीचर चारू मैम जो यहीं पे है उनसे शेयर करा कि उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा है। उसके सिर में एक आध बार पहले दर्द हुआ था, हमने पेरेंट्स को भी बताया था। हालांकि गजल के शरीर पर चोट के निशान से स्कूल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। 28 जनवरी को चेन्नई के एन्नोर पोर्ट पर 2 मालवाहक जहाजों के टकराने से फैला तेल मरीना और वसंत नगर बीच तक पहुंच गया है। एन्नोर से कई किलोमीटर दूर समुद्री तट पर मरे हुए कछुए और मछलियां तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। समुद्री तट पर फैले हुए तेल की सफाई का काम लगातार छठे दिन भी जारी रहा। Have almost done 80% of the job. Still, whatever and wherever, whatever we are getting aid, it is most welcome to ensure that this thing is speeded up. कोस्ट गार्ड के अलावा इंजीनियरिंग के छात्र और मछुआरे भी सफाई के काम में लगे हुए हैं। तेल रिसाव से पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा है। समंदर के किनारे की चट्टानें भी काली हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में मोबाइल रिचार्ज आउटलेट के जरिए लड़कियों के मोबाइल नंबर बेचने का मामला सामने आया है। यूपी पुलिस के मुताबिक जो लड़कियां अपने मोबाइल आउटलेट से रिचार्ज कराती थी, दुकानदार उनके नंबर 50 रुपए से लेकर 500 रुपए में बेच देते थे। तो उनमें ये भी जानकारी में बात आई थी कि कुछ मोबाइल शॉप ओनर्स भी ये काम करते हैं, क्योंकि उनके पास जो लड़कियां रिचार्ज कराने आती हैं उनका नंबर होता है। पुलिस को लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और वाराणसी से ऐसे मामले की सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने आज संसद भवन परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसद चिटफंड मामले में अपने 2 सांसदों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। प्रधानमंत्री जो सीबीआई को इस्तेमाल करके तृणमूल के नेताओं को डराने का कोशिश कर रहे हैं, इसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन। लोकसभा के भीतर भी तृणमूल सांसदों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा किया। करीब 15,000 करोड़ रुपए के रोजवैली चिटफंड घोटाले मामले में टीएमसी के 2 सांसदों सुदीप बंदोपाध्याय और तापस पाल की गिरफ्तारी हुई थी। महाराष्ट्र के हायर सेकेंडरी स्कूल की किताब में दहेज प्रथा को लेकर लिखी गई बातों पर विवाद खड़ा हो गया है। 12वीं की किताब में दहेज प्रथा की वजह लड़कियों की कम सुंदरता को बताया गया है। सोशियोलॉजी की ये किताब 4 साल से पढ़ाई जा रही है। तो ये कोई हमारी सरकार ने आने के बाद ये पाठ्यक्रम में आया नहीं, तो ये 4 साल पहले से ही है। किताब में ये भी लिखा गया है कि समाज में अपनी इमेज बनाने के अलावा जाति और धर्म के चलते भी लोग दहेज मांगने के लिए मजबूर होते हैं। बीएसएफ ने सीमा पार से भारी हथियारों से लैस आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। जम्मू के सांबा सेक्टर में घुसपैठ की साजिश को अंजाम देने के लिए पाक रेंजर्स ने बीएसएफ की चौकी पर गोलीबारी की थी। इसका भारत की ओर से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। 100% आदमी जो है उसको पूरा नियंत्रण रखना ये संभव नहीं है। इसलिए 2018 तक हम पूरा सीमा को पूरी तरह से हम उसको कंप्लीट करेंगे। उधर कच्छ के सरक्रीक एरिया में एक बार फिर एक लावारिस पाकिस्तानी बोट बरामद हुई है। इसके बाद से बीएसएफ की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पिछले 3 दिनों में इसी इलाके से पाकिस्तान की 4थी बोट बरामद हुई है। मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट के 3 अटेम्प्ट की सीमा 7 मई को होने वाले एंट्रेंस टेस्ट से मानी जाएगी। यानी इस बार पहला अटेम्प्ट माना जाएगा। पहले सीबीएसई की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि जो छात्र पहले AIPMT या नीट में 3 बार शामिल हो चुके हैं वो नीट 2017 में शामिल नहीं हो पाएंगे। साथ ही सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए नीट में शामिल होने की अधिकतम उम्र 25 साल कर दी गई थी। बड़ी संख्या में छात्र इस फैसले का विरोध कर रहे थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के मुताबिक सीबीएसई को सलाह दी गई कि बोर्ड अपनी वेबसाइट पर यह सूचना दे कि पहले जारी हुए नोटिफिकेशन के आधार पर किसी का आवेदन रद्द नहीं किया जाएगा।